नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी इस मुहिम के तहत इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक पर चर्चा ऑलरेडी कर रखी है और उन टॉपिकों के साथ में आगे का जो टॉपिक है जिसके तहत हमने जो आज के हमारे टॉपिक का टाइटल रखा है भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस टॉपिक के लिए आज की हमारी चर्चा रहेगी। ये टॉपिक भारत की न्याय व्यवस्था से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और हमें केवल एक विद्यार्थी की हैसियत से नहीं, हमें एक नागरिक के हिसाब से भी हमारे भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कि किस प्रकार के फैक्ट हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। इन जो दिए हुए आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल के अंदर हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी बातें हैं जो कि संविधान में एग्जैक्टली लिखी हुई हैं और किन बातों को हम परंपरागत रूप से फॉलो करते आए हैं। इन तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम सब आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देने वाले हैं और इनसे रिलेटेड जैसे कि हमने अभी तक की क्लासें ली हैं, हमने सभी क्लासों के अंदर एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया है और वो पैटर्न था भारतीय संविधान। हमने कोशिश की है कि हम जितने भी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिस किसी भी टॉपिक पर, और उसमें संविधान से रिलेटेड जो बातें जिस क्रम में फॉलो लिखी गई है उसी क्रम में हम सब डिस्कस करें और एक भी ऐसा आर्टिकल ना हो जो उपयोगी हो और हम उसे छोड़ दें। इसलिए हमारी सारी क्लासों के अंदर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम आर्टिकलों को हम एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज की हमारी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ना है भारत का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था का अंतिम कोर्ट है। अंतिम कोर्ट होने से आशय है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत के इस भू क्षेत्र के संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनका अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है। सुप्रीम कोर्ट, हमने जो न्याय व्यवस्था ली है, वैसे तो हमारे यहाँ पर अधिकांश व्यवस्थाएं ब्रिटेन से ली गई हैं, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था ब्रिटेन के जैसी नहीं है, ब्रिटेन से थोड़ी अलग है। क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज उनके प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते हैं, जो कि उनकी स्थायी जो सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, उनका जो स्थायी सदन है, उस स्थायी सदन के सदस्य ही सुप्रीम कोर्ट का काम निकाल देते हैं। लेकिन हमने हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमने जब संसदीय व्यवस्था अपनाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट को यानी न्याय व्यवस्था को विधायिका और कार्यपालिका दोनों से अलग रखा और तो फिर हमारी जो ये व्यवस्था है अमेरिका से काफी मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पर हम अमेरिका से भी अलग निकल गए। किस फॉर्म में अलग निकले? अमेरिका के अंदर जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, वो राज्यों के लिए अलग है, केंद्र के लिए अलग है। लेकिन हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब है कि सबसे ऊपर हमारे यहाँ है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद राज्यों के अंदर हमने बना रखी है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के नीचे दो प्रकार के न्यायालय आते हैं। एक को बोलते हैं सेशन कोर्ट, यानी कि एक को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरे को बोलते हैं सेशन कोर्ट। तो डीसी और एससी, सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस प्रकार से देखा जाए हमारी न्याय व्यवस्था एकीकृत है। जैसे अमेरिका के अंदर अलग राज्यों के लिए, राज्यों की एक अलग सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि उस राज्य से संबंधित सारे मामलों की अंतिम सुनवाई वही होती है, और केंद्र का एक अलग से सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में जब भी द्वंद्व उत्पन्न होगा, झगड़े होंगे, उनकी सुनवाई होती है। लेकिन भारत के अंदर ये सभी व्यवस्था एकीकृत की गई है, यानी कि हम यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका का पालन करते हैं। इसीलिए भारत का जब हमने संघात्मक व्यवस्था पढ़ी थी, उसमें भी इस बिंदु पर जरूर विचार प्रस्तुत किया होगा कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एकात्मक दिखाती है। इसका मतलब यही था, हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है। इस एकीकृत न्यायपालिका अंतिम जो शिखर है उसे बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यह सुप्रीम कोर्ट भारत शासन अधिनियम 1935 में दिए गए फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल, जो कि उनकी ब्रिटेन में हुआ करती थी, उन दोनों का मिक्सचर है। यानी कि हमारी ये न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो हमने 1935 के अधिनियम से ली है।
क्लियर रखना। 1935 के अधिनियम से ली है, जहां पर हम एकीकृत न्यायपालिका देखते हैं। न्यायपालिका की शक्तियां हम अमेरिका से लेते हैं, लेकिन न्यायपालिका का जो एकीकृत ढांचा है ये हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। और 1935 के अधिनियम में हमारे यहाँ पर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, और फेडरल कोर्ट से ऊपर एक प्रिवी काउंसिल और हुआ करती थी। हमने देखा था कि फेडरल कोर्ट के खिलाफ में आप प्रिवी काउंसिल में शिकायत कर सकते थे, लेकिन भारत में जब हम आजाद हो गए तो फिर हमने प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट दोनों की शक्तियां एक ही संस्थान को दे दी, और उसका नामकरण हमने कर दिया फिर सुप्रीम कोर्ट, जो वर्तमान में भारत में न्याय के मामले में अपील का अंतिम स्तर है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इससे रिलेटेड संविधान में क्या प्रावधान है और किस भाग में ये प्रावधान किए गए। इससे रिलेटेड जो प्रमुख आर्टिकल हैं, उनकी कुछ विशेष बातें जिनके अंदर हमें डेप्थ जाकर चर्चा करनी होगी। तो पहला विचार पॉइंट आता है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट कहां पर एग्जिस्ट करता है। संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के अंदर हमने पहले से ही विधायिका पढ़ रखी है, कार्यपालिका पढ़ रखी है, आज पढ़ रहे हैं संविधान के भाग 5 का ही एक और पार्ट, जो कहां से शुरू होता है, संविधान के अनुच्छेद 124 से, यानी 124 से 147 तक के जो आर्टिकल हैं, वो सभी आर्टिकल हमारे संविधान के भाग 5 से ही संबंधित हैं, और इन्हीं के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में विस्तृत चर्चा कर रखी है। तो देखते हैं आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के जो आर्टिकल दे रखे हैं, इनके अंदर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की कैसी व्यवस्था है। पहली चीज, आर्टिकल 124 बताता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार होगा। यानी कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद मुक्त करने की या जो उनके सेवानिवृत्ति की आयु है उसका भी विवरण दे रखा है। यानी कि अधिकांश चीजें सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 ही बता देता है। तो आर्टिकल 124 के अंदर हम देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। तो पहला बता रखा है कि आर्टिकल 124 के अनुसार भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर मूल संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है, 1+7 जज होंगे, 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये भारत के मूल संविधान के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन समय समय पर आगे संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या निर्धारित करेगी। यह प्रावधान था हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के पहले सब क्लोज के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या के बारे में हमारी संसद ने समय समय पर इनकी संख्या बढ़ाती गई, और आज जब हम 2019 की बात करें तो 2019 में भारत की संसद ने जो अधिनियम पारित किया, उस अधिनियम के तहत वर्तमान में भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। यानी कि टोटल आज 34 न्यायाधीश हैं, उनमें से 33 न्यायाधीश हैं और एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात आर्टिकल 124 के अंदर लिखी गई है। यानी कि आर्टिकल 124 मूल संविधान के न्यायाधीशों की संख्या बताता है, फिर संसद को शक्ति देता है कि वो इन न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर निर्धारित करेगी। और वर्तमान में हमारी संसद ने 2019 में निर्धारित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या टोटल 34 होगी, उसमें एक चीफ जस्टिस है और बाकी 33 नॉर्मल जस्टिस है। अब आगे देखा जाए, आर्टिकल 124 के अंदर बता रखा है कि कौन सा व्यक्ति भारत के अंदर न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो योग्यताओं का उल्लेख भी आर्टिकल 124 के सब क्लोज के अंदर दे रखा है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जज बनना चाहते हो तो आपको संविधान के अंदर 2 योग्यताओं का पालन करना पड़ेगा। वो 2 कौन सी हैं? पहली तो कंपलसरी है, जो सब पर लागू होती हैं, वो है ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है। जो भी भारत का नागरिक है उनके पास चांसेस हैं कि वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ये चांसेस सबके साथ सबके लिए बराबर हैं, लेकिन उनको एक और योग्यता पूरी करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर 3 योग्यताएं दे रखी है। इन तीनों में से अगर कोई व्यक्ति किसी एक भी योग्यता को पालन करता है इन तीनों में से, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। वो देखते हैं कौन कौन सी है। या तो उसने किसी भी हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, लगातार 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के जज पर कार्य किया हो। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों से
किसी एक या एक से अधिक हाईकोर्ट के अंदर जज रह चुका हो, वो व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। या यहाँ पर सभी एक समान नहीं है, इन तीनों के बीच में या लिखा गया और या का मतलब है ये नहीं तो वो भी चलेगी। दूसरी वाली क्या योग्यता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट के अंदर जज वकील के तौर पर कार्य किया हो, अधिवक्ता रहा हो, और अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। और तीसरा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति की नजर में संविधान का और कानून का न्याय के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर भारत का नागरिक हुआ तो उससे भी जज बना दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास 2 योग्यताएं चाहिए। पहली, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी है, और उसके सिवाय इन नीचे दिए गए तीनों में से कोई एक योग्यता पूरी करता हो। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाईकोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट भी चलेगी, 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट के अंदर अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में ही अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है तो फिर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 124 ऐसी बात करता है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में भी आर्टिकल 124 ही बताता है। आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और नॉर्मल जजों की जब नियुक्ति करनी है तब तो सीजेआई और अन्य जजों की परामर्श पर राय मशवरा करने के बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे। मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो इनमें से कोई योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति नए जज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं, पहली चीज। और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो क्या करना होगा, ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के जज और ऐसे जज, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज और ऐसे जज जिनसे सलाह लेना राष्ट्रपति जरूरी समझते हैं, उनसे सलाह लेकर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की नियुक्ति करेंगे। सिंपल मतलब हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सलाह पर करते हैं, संविधान में ये लिखा हुआ है कि सीजेआई और अन्य जजों की राय पर हमारे राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं। और सीजेआई की नियुक्ति करते समय, क्योंकि यहाँ तो हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करनी थी, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी थी, तब तो सीजेआई की सलाह ली जाती थी। लेकिन अगर राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति कर रहे हैं तो राष्ट्रपति उन जजों की सलाह लेंगे जिन जजों से सलाह लेना राष्ट्रपति जरूरी समझते हैं। ये 2 प्रावधान आर्टिकल 124 के अंदर किए गए थे, लेकिन मामला इतना सिंपल था नहीं। आगे कुछ अब हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उन जजेस केस को जिन्हें नॉर्मली कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों के मामले गए थे उनकी संख्या 4 थी, यानी कि 4 जजेस केस नाम से प्रचलित हुए थे। वो केस कौन से हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो जजेस केस है जिसे बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस, और ये आया था 1982 में। एक्चुअल में केस का नाम था एसपी गुप्ता मामला 1982 का। एसपी गुप्ता जी के नाम से एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1982 के अंदर गया, जिसे नॉर्मली फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, मामला यही था कि क्या राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो ये राष्ट्रपति जब किसी भी जज को अपॉइंट करते हैं उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और अन्य जजों की राय जो राष्ट्रपति लेते हैं, क्या उस राय को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजेस केस के अंदर, अभी जो मैं ये निर्णय बताने वाला हूं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए पहले फर्स्ट जजेस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा दी गई राय को माने। मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति को सर्वाधिक शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करने की। इससे बोलते हैं एसपी गुप्ता केस या फिर फर्स्ट जजेस केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए अपनी दी गई सलाह को बाध्यकारी होने से मना कर दिया। कोई बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानेंगे। ओके,
फिर देखते हैं, ये तो गया था 1982 के केस के अंदर। उसके बाद 1993 के अंदर एक और केस गया। ये केस क्यों बन रहे थे, इससे पहले अगर मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहूं तो पृष्ठभूमि ये थी कि 1973 की बात है, जब केशवानंद भारती केस का निर्णय हो चुका था। केशवानंद भारती केस के अंदर उससे पहले जो परंपरा बनी हुई थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को करते थे। 1973 तक यही परंपरा चलती आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को, न्यायाधीश को अपॉइंट करते थे। लेकिन 1973 के अंदर कहते हैं केशवानंद भारती केस के अंदर जिन जजों ने सरकार के विरोध में निर्णय दिया था, उनमें से 3 जज ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों में वरीयता क्रम के अंदर टॉप 3 आते थे। जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का पद हट गया 1973 के अंदर ही, तो उनके लिए नए सीजेआई की नियुक्ति करनी थी। तो सरकार ने राष्ट्रपति को सलाह दी और जो वरिष्ठतम 3 जज थे उन तीनों को बाइकआउट करते हुए सीधा चौथे नंबर वाले वरिष्ठतम जज को सीजेआई बना दिया, जिसे बोलते हैं, जिनका नाम था अजित नाथ रे। एएन रे को 3 वरिष्ठतम जजों को छोड़ते हुए सीधा चौथे वरिष्ठ जज को जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बनाया गया तो ऊपर वाले तीनों ने इस्तीफा दे दिया। ये पहला मामला बना जहां पर संसद ने इस जो परंपरा चली आ रही थी वरिष्ठतम जज वाली, उस परंपरा का उल्लंघन किया। उसके बाद एक और मामला बना 1977 के आसपास। उस समय ऐसा हुआ कि जो एम.ए. बेग, जस्टिस बेग को भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बना दिया गया था, जबकि वो वरिष्ठतम नहीं थे। इस प्रकार के 2 मामलों ने यह बता दिया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की नियुक्ति में जो परंपरा चली आ रही थी, इसको मानने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी परिस्थिति देखते हुए 1982 के अंदर एसपी गुप्ता जी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फर्स्ट जजेस केस नाम से केस दर्ज किया। उस केस के सुप्रीम कोर्ट में केस का नाम फर्स्ट जजेस नहीं है, एसपी गुप्ता केस ही है, लेकिन जो विश्लेषकों ने इसको इस क्रम में नाम रखे हैं। तो फर्स्ट जजेस केस 1982 वाले में, जिससे एसपी गुप्ता नाम से केस दर्ज था, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनकी सलाह ऐसे ही है, राष्ट्रपति चाहे तो इस सलाह को फॉलो करे, राष्ट्रपति चाहे तो इसका उल्लंघन कर दे। यहां तक तो सुप्रीम कोर्ट के जज प्रभावित थे संसद से, ऐसा निर्णय दे दिया। उसके बाद एक एसोसिएशन है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, इसकारा जिसका नाम रखा गया है, ये एक एसोसिएशन है, एक संघ। इस संघ ने 1993 के अंदर एक मामला दर्ज करवाया, जिसके अंदर ये जजों के सुप्रीम कोर्ट की राय को बाध्य बनाना है या नहीं, इस तरीके का एक मामला, जिसे सेकंड जजेज केस कहते हैं, ये मामला 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गया। इसका नामकरण हुआ था सेकंड जजेज केस, जबकि ये ले जाने वाली संगठन का नाम था इसकारा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए, ओवर रूल्ड करना बोलते हैं, ओवर रूल्ड करते हुए जो उन्होंने फर्स्ट जजेस केस में निर्णय दिया था, इसे ओवर रूल्ड कर दिया, यानी कि इसको पलट दिया। पलटते हुए निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये सलाह दी तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। क्यों बाध्य हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई सलाह देता है, वो सीजेआई एक व्यक्ति के रूप में नहीं, संपूर्ण न्याय प्रणाली के प्रमुख के रूप में सलाह देता है। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देते हैं, सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, वो सलाह सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक सीजेआई की नहीं, संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट यानी न्याय व्यवस्था के जितने भी है, मैंने जो अभी ढांचा बताया था, इस ढांचे के अंदर जितने भी न्यायाधीश आते हैं, उन सभी की सलाह मशवरा होती है वो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की सलाह व्यक्तिगत न होकर संपूर्ण न्याय व्यवस्था की है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए भी एक प्रावधान किया, दूसरा प्रावधान राष्ट्रपति के लिए किया।
अपने लिए यह प्रावधान किया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देने से पहले कम से कम 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों की राय लेंगे। और यहीं से एक नया टर्म उत्पन्न हुआ जिससे बोलते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जब राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो वो सलाह व्यक्तिगत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा वो न्याय व्यवस्था के एक प्रमुख की सलाह होगी, और न्याय व्यवस्था के प्रमुख की सलाह होने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई अन्य न्यायाधीशों के राय मशवरे के बाद ही सलाह देंगे। और ये न्याय मशवरा किस तरीके का होगा, इससे नाम दिया गया था कॉलेजियम। और कॉलेजियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई प्लस 2 जज और होंगे, जिससे साबित हो जाता है सीजेआई पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अपनी सलाह नहीं दे रहे। तो यहाँ 2 अपने लिए तो ये व्यवस्था कर दी कि कॉलेजियम के आधार पर सलाह दी जाएगी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के लिए एक और प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। एक बार के लिए राष्ट्रपति इस सलाह को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। अगर पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ने सेम सलाह वापस दी तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को ही नियुक्त करेंगे जिससे हमारी सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम ने नियुक्त करने की सलाह दी थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कॉलेजियम की व्यवस्था किस केस में हुई थी? तो सेकंड जजेज केस यानी कि इस्कारा के केस में 1993 में ही कर दी थी। लेकिन इसके अंदर कॉलेजियम में केवल 2 व्यक्ति और हुए सीजेआई के अतिरिक्त, यानी 3 व्यक्तियों की ये पीठ बनी थी। उसके बाद 1998 के अंदर एक और केस गया जिसे बोलते हैं थर्ड जजेज केस। थर्ड जजेज केस में मामला यह बना, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कॉलेजियम की व्याख्या की। कॉलेजियम की स्थापना फर्स्ट टाइम सेकंड जजेज केस में हुई थी, लेकिन कॉलेजियम की व्याख्या थर्ड जजेज केस में होती है जो 1998 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 4 जजेज केस हैं, इनमें से हम तीसरे की बात कर रहे हैं। थर्ड जजेज केस जो 1998 का था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल उस व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया जो व्यवस्था आज भी चल रही है। पिछले 27 सालों से जो व्यवस्था चल रही है, अब हम उस व्यवस्था की बात करते हैं। थोड़ा धैर्य के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेजी जा सकती है। क्लियर? कॉलेजियम एक व्यक्ति का नहीं, 4 सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का बना होगा, यानी सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम जजों को उस कॉलेजियम में ऐड करना है। और ये कॉलेजियम 5 लोगों का सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठ जज जो सलाह देंगे, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हो गए। पहला प्रावधान, यानी कि अब कॉलेजियम में कितने सदस्य हो गए? टोटल 5, सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठ जज। ओके, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का अगला जो व्यक्ति सीजेआई बनने वाला है वो इस कॉलेजियम में नहीं है तो फिर उसको भी शामिल करना कंपलसरी है। ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, देखते हैं ऐसा कैसे होगा। ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जजों के अंदर वो व्यक्ति शामिल ही ना हो जो व्यक्ति आने वाला सीजेआई बनने वाला है। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंतिम कार्यावधि 65 वर्ष होती है। अगर मान लो वर्तमान जो सीजेआई बने हैं वो व्यक्ति 3 साल तक जज रहने वाले हैं, सीजेआई रहेंगे, और इनके 3 साल के बाद जो नया जज आएगा सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनेगा, उसको चांस मिले हैं 3 साल के बाद ही वो सीजेआई बनेगा। अब मान लो कि जो आगे वाले 4 जजेज हैं इनमें से किसी की आयु 64 वर्ष है, किसी की आयु 65 वर्ष के पास पहुंच चुकी है, यानी कि 64 वर्ष और 6-7 महीने हो गए, किसी की आयु 63 वर्ष है, किसी की आयु 63 वर्ष 6 महीने, इस तरीके की आयु है। ये सीजेआई हटेगा कब? 3 साल बाद। और अब हम जानते हैं कि ये सभी सीजेआई हैं वो 3 साल रुकने वाले नहीं है। ये 1 साल में हट जाएगा, ये 2-3 महीनों में हट जाएगा, ये 2 साल में हट जाएंगे, ये 1.5 साल के अंदर हट जाएंगे। तो चारों जो सीजेआई हैं ये वरिष्ठतम जज हैं, और वरिष्ठतम जज होने के साथ साथ ये जज 3 साल से पहले ही अपना पद खाली कर देंगे। ये तीनों पहले ही पद खाली कर देंगे। जब ये खाली हो जाएंगे तो इनके बाद जो भी व्यक्ति हैं जिसकी आयु अभी 61 वर्ष हुई है, क्योंकि वो तो 4 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में और रुकेगा, इस व्यक्ति के पास चांसेज हैं कि वो अगला सीजेआई बने, क्योंकि इन लोगों की आयु जो कार्यकाल है यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु आ चुकी है, इसलिए ये कोई सीजेआई नहीं बनेंगे। सीजेआई इनके बाद सीधा ही बनेगा ये वाला जिसकी आयु फिलहाल 61 वर्ष ही है। तो ये जब सीजेआई बनेगा
तब तक ये लोग हट चुके होंगे। अब सवाल ये है, यही बात इसमें लिखी गई है कि अगर वर्तमान सीजेआई 4 वरिष्ठतम जजों की सलाह पर एडवाइस देंगे, अगर इस एडवाइजरी जो कॉलेजियम है इसके अंदर नेक्स्ट सीजेआई शामिल नहीं है, जो कि 61 वर्ष वाले हैं, ये शामिल नहीं है, तो फिर इस वरिष्ठतम जो कॉलेजियम है, इस कॉलेजियम में इनको भी शामिल करना होगा। और ये प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस थर्ड जजेज केस के अंदर फाइनल कर दिया कि अगला वरिष्ठतम सीजेआई भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करने के लिए सीजेआई की सलाह प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को तो लेना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट, जिस हाईकोर्ट में आप जज नियुक्त करने वाले हो, उस हाईकोर्ट के अंदर उस हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी इस कॉलेजियम में शामिल करना होगा। यहां हमने पहले देख लिया था, राष्ट्रपति हाईकोर्ट के जजों की भी नियुक्ति करते हैं, किसकी सलाह पर? सीजेआई प्लस अन्य ऐसे जज जिनकी सलाह लेना राष्ट्रपति अनिवार्य समझे। लेकिन राष्ट्रपति को अब अनिवार्य समझा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के इस थर्ड जजेस केस के अंदर, क्योंकि इसमें साफ लिख दिया यदि हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करते हो तब आपको सीजेआई और 2 तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का कॉलेजियम है ही, उसके अलावा उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भी एडवाइजरी शामिल होगी और इन्होंने जो सलाह दे दी वो राष्ट्रपति के लिए फिर से बाध्यकारी हो जाएगी। और अगर आप हाईकोर्ट के एक जज का स्थानांतरण दूसरे हाईकोर्ट में करना चाहते हो, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 जज प्लस दोनों हाईकोर्ट के, एक वो हाईकोर्ट जिससे जज का ट्रांसफर होगा और दूसरा वो हाईकोर्ट जहां पर ट्रांसफर होगा, इन दोनों के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी इस कॉलेजियम के अंदर शामिल करना होगा। और इस थर्ड जजेस केस ने कॉलेजियम की व्यवस्था को स्थायी कर दिया, जो पिछले 27 सालों से अभी तक चलती आ रही। अब हम समराइज करके देखते हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था क्या रखी है। तीनों जजेज केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान स्थिति यह है कि इन जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सलाह पर करते हैं? कॉलेजियम की सलाह पर करते हैं। कॉलेजियम में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम जज। और इनके अलावा एक वो व्यक्ति भी शामिल होता है जो सुप्रीम कोर्ट का आने वाला नया सीजेआई है। और क्या प्रावधान है? और ये प्रावधान है कि यदि कॉलेजियम के द्वारा दी गई सलाह में हमारे सीजेआई शामिल नहीं है, सीजेआई सहमत नहीं है, जबकि चारों वरिष्ठतम जजों ने किसी और व्यक्ति को जज बनाने के लिए सलाह दे दी, तो ये सलाह राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचाई जाएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कॉलेजियम जो सलाह देगा उसमें सीजेआई की सलाह सहमति होनी कंपलसरी है। ओके, और अगर इस कॉलेजियम के 2 जज सहमत नहीं है तब भी सीजेआई ऐसी सलाह राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचाएंगे, पुनर्विचार करेंगे। ये उनका विवेक है कि वो पुनर्विचार करे और ऐसे व्यक्ति के बारे में सलाह दे जो कि जज बनने की योग्यता रखता हो और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए। ये थर्ड जजेस केस के अंदर इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन ये 1998 की बात है। उसके बाद 2014-15 में हम भारत की जो नई सरकार गठित हुई, लोकसभा गठित हुई, इन्होंने 99वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया। 99 संविधान संशोधन 2014 में लाया गया। इसके अंदर एक नई व्यवस्था की गई थी, कॉलेजियम की जगह पर नई व्यवस्था की गई थी और इस नई व्यवस्था को नाम दिया गया था एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये एनजेक क्या है? ये एनजेक 6 सदस्यों का एक कमीशन है और राष्ट्रपति जब भी नए जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे उस समय कॉलेजियम की बजाय राष्ट्रपति को सलाह ये एनजेक देगा। ऐसी व्यवस्था 99वें संविधान संशोधन में की गई थी। जैसे ही ये संविधान संशोधन हुआ, वो इसकारा यानी कि बार काउंसिल वो सीधी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जब संविधान संशोधन पारित ही नहीं हुआ था तभी पहुंच गई थी ये इसकारा केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तो उनको रोक दिया। फिर जब ये संविधान संशोधन पारित हो गया और एनजेक बनने की तैयारी चली, तब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4th जजेस केस नाम का एक और केस गया और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को निरस्त घोषित कर दिया।
निरस्त घोषित होने वाला यह संविधान संशोधन 99 हुआ था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त घोषित कर दिया। रीजन ये था कि ये जो एनजेक बन रहा था ये 6 सदस्यीय था और 6 सदस्यों में भारत के विधि मंत्री शामिल थे। तो विधि मंत्री के अपॉइंटमेंट में, जजेज की नियुक्ति में विधि मंत्री की जो बीच में इंक्लूडिंग थी, यानी विधि मंत्री जो शामिल हो रहे थे, इसकी वजह से इससे सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति के पृथक्करण के खिलाफ मानते हुए पूरे के पूरे संविधान संशोधन को निरस्त घोषित कर दिया था। इससे बोलते हैं फोर्थ जजेज केस। तो आर्टिकल 124 में गठन की बात की, नियुक्ति की बात की, योग्यताओं की बात की, नियुक्ति से संबंधित हमने चारों जजेज केस की बात की। चलिए अब हम वापस आते हैं हमारे आगे के प्रावधान पर। आर्टिकल 124 के बाद अब हम पहुंचते हैं आर्टिकल 125 में। आर्टिकल 125 बताता है सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के वेतन भत्ते। सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के जो वेतन भत्ते हैं ये अनुसूची 2 में दिए गए हैं, और अनुसूची 2 में कितना है वर्तमान में इनका जो वेतन भत्ते हैं, शायद 2018 में नियुक्त लास्ट में निर्धारित हुए थे, और इनके चीफ जस्टिस की जो सैलरी है वो लगभग 2,80,000 है, और जो अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनकी 2,50,000 रुपए सैलरी है, और इनके पेंशन है वो इनकी सेवानिवृत्ति के समय जो सैलरी होगी उसका 50% इनको पेंशन दिया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को उनका 50% यानी कि 25% पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन की व्यवस्था है। अन्य सेवा शर्तें और भत्ते, आवासीय सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, ये तमाम सुविधाएं इन जजों को मिलेगी। ये सभी कुछ आर्टिकल 125 के अंदर लिखा गया है। अब आते हैं हम आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 126 कहता है यदि सीजेआई का पद खाली है या फिर सीजेआई अनुपस्थित है, सीजेआई का पद खाली होने या अनुपस्थित होने की स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को सीजेआई कार्यकारी एक्टिंग सीजेआई नियुक्त कर सकते हैं। ये चीज कार्यकारी सीजेआई नियुक्ति के बारे में बात करती है। कार्यकारी सीजेआई नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 126 साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करेंगे? कार्यकारी सीजेआई की राष्ट्रपति करेंगे। किसको नियुक्त करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, किसी भी जज को, ऐसा नहीं है कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वरिष्ठतम जज को ही करेंगे। हालांकि सुप्रीम राष्ट्रपति करते वरिष्ठतम को है, लेकिन क्या संविधान ऐसा कहता है कि वरिष्ठतम को करो? जी नहीं, संविधान कहता है किसी भी जज को आप सीजेआई कार्यकारी सीजेआई नियुक्त कर सकते हो। जैसे ही हमारे पुराने सीजेआई वापस आएंगे ये अपने पद से हट जाएंगे। तो आर्टिकल 126 कार्यकारी सीजेआई के बारे में प्रावधान करता है। फिर आते हैं आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जजेज। तदर्थ न्यायाधीश का क्या मतलब हुआ? कब नियुक्त किए जाएंगे? कौन करेगा? तदर्थ न्यायाधीश वो न्यायाधीश होते हैं जब अगर सुप्रीम कोर्ट के कोरम की भी पूर्ति नहीं हो रही है। कोरम से यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं है। कोरम का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या कम हो गई है या हो रही है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई राष्ट्रपति की सलाह पर हाई कोर्ट के किसी जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है उससे एड हॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात, कौन करेगा? सीजेआई। किसकी अनुमति पर? भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर सीजेआई हाईकोर्ट के किसी भी जज को, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस लेकर किसी भी जज को, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है उस व्यक्ति को सीजेआई हाईकोर्ट का एड हॉक जज घोषित मतलब अपॉइंट कर सकता है। करेगा सीजेआई, ये बात ध्यान में रखने वाली है जो आर्टिकल 127 बताता है। अब देखते हैं आर्टिकल 128। क्योंकि कार्यकारी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद कर रहे थे, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सीजेआई करेंगे। ये दो विशेष शक्तियां हैं सीजेआई की, ये भी ध्यान में रखना। आर्टिकल 128 कहता है अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यभार बढ़ जाता है, एड हॉक जज तब नियुक्त किए जाते हैं जब कार्यभार नहीं बढ़ा, जजों की संख्या कम हो गई, लेकिन सेवानिवृत्त जजों को कब वापस नियुक्त किया जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट पर अचानक कार्यभार बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर सेवानिवृत्त हुए जजों को
सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेवानिवृत्त जजों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त कर सकते हैं और ये शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को दी गई है, जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही ऐसा काम करेंगे। ये आर्टिकल 128 था। आर्टिकल 126, 27 और 28 को थोड़ा ध्यान से देख लेना। 126 कार्यकारी सीजेआई की बात करता है, जो राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 127 तदर्थ एड हॉक न्यायाधीश की बात करते हैं, जिनको सीजेआई नियुक्त करेंगे। और आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त जजों के पुनर्नियुक्ति की बात करते हैं, ये भी सीजेआई करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 129, जो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑन रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में आइए चर्चा करें। अभिलेख यानी कि कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है ऐसा न्यायालय जिसके दिए हुए निर्णयों को संदर्भ निर्णय के रूप में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया, वैसा कोई केस राजस्थान के किसी सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा था, तो सेशन कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को संदर्भ रखते हुए रेफरेंस में अपना निर्णय दे सकती है। ओवरऑल मतलब क्या हुआ, अभिलेख न्यायालय वो होता है जिसके, पहली बात, दो विशेषताएं हैं, दोनों होनी चाहिए। अभिलेख न्यायालय वो होगा जिसके निर्णयों को अन्य न्यायालय या स्वयं वो खुद न्यायालय भी अपने आगे वाले निर्णयों के अंदर संदर्भ के रूप में यूज करेंगे, यानी रिकॉर्ड रखा जाएगा इनके निर्णयों का, और जैसे ही आगे वैसी परिस्थिति आएगी उस निर्णय को आधार मानते हुए निर्णय दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी जब सेकंड जजेज केस पढ़ा था, तब हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए हुए निर्णय को पलटते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने पहले वाला निर्णय का रिकॉर्ड तो पता था ना, तभी तो उसने पलटा था। वैसा ही होता है अभिलेख न्यायालय, वो होता है जिसकी पहली विशेषता कि उसके निर्णयों को संदर्भ के रूप में यूज किया जाता है। दूसरी विशेषता कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है तो न्यायालय को उस व्यक्ति को अवमानना के मामले पर सजा देने का अधिकार होता है, उस न्यायालय को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। दो विशेषताएं कंपलसरी हैं संदर्भ में, क्योंकि भारत के सभी न्यायालयों के निर्णयों को संदर्भ रूप में यूज किया जाता है, सेशन कोर्ट के निर्णय को भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी, लेकिन सजा देने का अधिकार केवल दो न्यायालयों को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसलिए अभिलेख न्यायालय कितने हैं, दो। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो ये जो अभिलेख न्यायालय है कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और इसका मतलब क्या हुआ, दोनों विशेषताएं पूरी करता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है आर्टिकल 130, ये भी संविधान में लिखी हुई बात है, इसलिए थोड़ा हैरानी वाला आर्टिकल है। आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ दिल्ली में होगी और राष्ट्रपति की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई भारत के किसी अन्य क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठ की स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों बातें आर्टिकल 130 के अंदर लिखी गई है। कंफ्यूजिंग है, हैरानी भरी है, लेकिन सच है। क्या सुप्रीम कोर्ट की पीठ कहां पर है, मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर है। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? जी हाँ, ये संविधान के आर्टिकल 130 में लिखा गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की अगर नई पीठ, क्षेत्रीय पीठ की स्थापना करनी हो तो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय पीठ की स्थापना सीजेआई कर सकता है। लगता तो राष्ट्रपति जैसा है, लेकिन करता कौन है? सीजेआई कर सकता है। लेकिन इतना ही है, राष्ट्रपति की आपको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये था आर्टिकल 130, जो बताता है उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर होगी, दिल्ली के अंदर, और नई पीठ, क्षेत्रीय पीठ की स्थापना करनी हो तो सीजेआई कर सकता है। तो दोस्तों, हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ 7 आर्टिकल के बारे में चर्चा की है, जो आर्टिकल 124 से लेकर 130 तक थे। इनके अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट के गठन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 124 का एक और पोर्शन था कार्यकाल और पद मुक्ति। ये टॉपिक एक बार के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक एक साथ पढ़ाना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ते हुए हम इस पर आगे की क्लास में रखेंगे और बाकी आर्टिकल 124 पूरा बताए गए। उसके बाद आर्टिकल 125 में वेतन भत्ते बताए गए। आर्टिकल 126 के अंदर इनको चीफ जो कार्यकारी सीजेआई है उनकी नियुक्ति बताई गई। आर्टिकल 127 के अंदर एड हॉक जजेस की नियुक्ति बताई गई है। आर्टिकल 128 में जो सेवानिवृत्त जज हैं उनकी बात की गई है। आर्टिकल 129 के अंदर
अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का बारे में उल्लेख किया गया और आर्टिकल 130 मुख्य पीठ की बात करता है। इन 7 आर्टिकल से रिलेटेड हमने जितनी गहन जाकर चर्चा हो सकती थी उतनी चर्चा की। फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 124 में जहां नियुक्ति वाली बात की थी वहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों से रिलेटेड जो 4 केस गए थे, चारों केसों के बारे में अच्छी सी चर्चा की है जो रिलेटेड है इनकी नियुक्ति से। अब आगे इनके कार्यकाल को समाप्त करने वाली कार्यकाल मतलब सेवानिवृत्ति वाले केस और इनको हटाने वाली प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सुप्रीम कोर्ट की जो क्षेत्राधिकार हैं उसके अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।